गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सबका। मैं हूं सूर्य प्रकाश शर्मा और हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस। पहला पेपर हम लोग पढ़ रहे हैं आजकल, और उस पेपर का जो पहला टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो है परंपरागत एवं आधुनिक दृष्टिकोण। उसमें हमने पिछले लेक्चर में हमने अंतिम बात जो की थी वो आधुनिक दृष्टिकोण की चर्चा करते हुए राजनीति विज्ञान के क्षेत्र की बात की थी कि हम क्या क्या अध्ययन उसमें करते हैं। 6 बातें मैंने आपको बताई थी। उससे आगे की बात आज हम शुरू करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को बातें मेरी समझ आ रही होंगी, और अगर कोई कठिनाई हो तो आप लोग से फिर मेरी यही अनुरोध है, यही गुजारिश है कि आप लोग यूट्यूब के माध्यम से मुझ तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से। व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज ना करें, बल्कि मुझे पर्सनली मैसेज करके आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। कोरोना काल में आप लोग अपने पढ़ाई पर पूरा ध्यान दीजिए, इसी अपेक्षा के साथ मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो आज हम बात करेंगे अध्ययन पद्धतियों की। कौन कौन सी अध्ययन पद्धतियाँ होती हैं उनकी चर्चा हम करेंगे। देखिए, परंपरागत दृष्टिकोण में भी हमने अध्ययन पद्धतियों की चर्चा की थी, वहाँ 4 पद्धतियों की बात की थी। यहाँ हम 3 पद्धतियों की बात कर रहे हैं। अध्ययन पद्धतियाँ मतलब अध्ययन कैसे करेंगे हम किसी चीज़ का। तो मैं आप लोग ये ध्यान रखिए कि जो आधुनिक दृष्टिकोण है राजनीति विज्ञान का, वो अध्ययन पद्धतियों के मामले में वैज्ञानिक, व्यवहारवादी और अनुभव आधारित अध्ययन पद्धतियों की बात करता है। अनुभव माने जो हम अनुभव के द्वारा, अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो अनुभव कर सकते हैं, उस पर की बात करते हैं। और मुख्य रूप से 3 पद्धतियां हैं। पहली अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन पद्धति, इसको समझ लीजिए। अंतः अनुशासनात्मक, इसको अंग्रेजी में कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। अनुशासन कहते हैं या विषय से। अनुशासन का मतलब यहाँ वो अनुशासन नहीं है डिसिप्लिन वाला जो हम सामान्यतः सोचते हैं, लेकिन यहाँ पर अनुशासन का मतलब है विषय। इसको हम अंतर विषयक अध्ययन पद्धति भी कह सकते हैं। तो अंतः अनुशासनात्मक के बजाय अंतर विषयक अगर हम कह दें इसको, तो ये बात ज़्यादा क्लियर होगी आप लोगों को। अभिप्राय यह है कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन करने के लिए, राजनीति विज्ञान से जुड़े हुए विषयों का अध्ययन करने के लिए हम अन्य समाज विज्ञानों की सामग्री और पद्धतियों का प्रयोग करेंगे। ये कहता है अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन पद्धति। हम 2 तरह से अध्ययन कर सकते हैं। एक तो ये है कि हम अपने ही तरीके से अपने विषय में सीमित रह करके अध्ययन करें। दूसरा ये कि हम दूसरे विषयों की मदद लेकर के अध्ययन करें। तो अगर हम दूसरे विषयों की मदद लेकर के अध्ययन करते हैं तो इसको हम कहते हैं अंतर विषयक अध्ययन पद्धति। ये मदद 2 तरह की से लेंगे हम। एक तो उनकी विषय वस्तु यानी विषय सामग्री का प्रयोग करेंगे हम, और दूसरा उनके अध्ययन पद्धतियों का भी प्रयोग हम कर सकते हैं आवश्यक होने पर, अगर वो हमारे लिए उपयोगी हैं तो। इसको मैं यूँ समझाऊँ आपको कि जैसे मान लीजिए हम घर में रहते हैं अपने, और पड़ोस में दूसरे घर बने हुए हैं, या यूँ कह लें कि एक परिवार है, मान लीजिए बड़ा परिवार, एक पिता के 4 बेटे, और फिर धीरे धीरे वो बड़े होते हैं, उनका विवाह होता है, उनके अपने बच्चे हो जाते हैं, और घर में बंटवारा हो जाता है। चारों अपने अपने मकान में रहने लगते हैं और अपना अपना जीवन आनंदपूर्वक जी रहे हैं। अब 2 तरह से रह सकते हैं वो, या तो एक दूसरे से कोई संपर्क न रखें, अपने तक सीमित रखें, और या फिर वो सामान्यतः अपने तक सीमित रहें, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे का सहयोग प्राप्त करें, ऐसा कर सकते हैं। तो अगर वो एक दूसरे का सहयोग करते हैं या एक दूसरे से सहयोग लेते हैं ज़रूरत पड़ने पर, जैसे मान लीजिए
ए के घर में कोई मेहमान आ गया, उसके पास रजाई नहीं है, गद्दा नहीं है, कम है, तो वो बी से मांग करके ले ले। मेहमान चला जाए तो वापस लौटा दे। बी के घर में मेहमान आ गया अचानक, अब दूध नहीं है घर में या चीनी नहीं है, तो ए से ले आओ। ये एक दूसरे से लेना। तो इसी प्रकार से जब राजनीति विज्ञान के विषयों का अध्ययन करते समय हमें कोई आवश्यकता पड़े तो हम समाजशास्त्र की मदद ले लें, अर्थशास्त्र की मदद ले लें। इसे कहते हैं अंतर विषयक अध्ययन पद्धति। तो इस पर बल देता है आधुनिक दृष्टिकोण। दूसरी अध्ययन पद्धति व्यवहारवादी अध्ययन पद्धति, व्यवहारवादी उपागम। उपागम का मतलब दृष्टिकोण है, वही है। इसको विस्तार से हम अगले बिंदु में, अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। अगले जो चैप्टर है हमारा, अगला चैप्टर ना कहें बल्कि अगला टॉपिक है हमारा व्यवहारवाद एवं उत्तर व्यवहारवाद, उसमें पढ़ेंगे। फिलहाल इतना जान लीजिए कि व्यवहारवाद का मतलब है वैज्ञानिक तरीके से मानव व्यवहार का अध्ययन करना। तो इस बात पर बल देता है आधुनिक दृष्टिकोण। इस प्रकार से अध्ययन करने पर बल देता है कि मानव व्यवहार का अध्ययन करिए वैज्ञानिक तरीके से और फिर निष्कर्ष निकालिए। तीसरी अध्ययन पद्धति है आपकी गणितीय एवं सांख्यिकीय पद्धतियां। जब हम व्यवहारवादी तरीके से अध्ययन करेंगे तो हमें तथ्य एकत्रित करने पड़ेंगे, और उन तथ्यों का एकत्रित करने के लिए तथा उनका विश्लेषण करने के लिए हमें सांख्यिकीय पद्धतियों की मदद लेनी पड़ेगी। तो ये तीसरी अध्ययन। इसको हम तीसरे को दूसरे में भी मिला सकते हैं, यानी व्यवहारवाद का ही हिस्सा है ये, एक तरह से हम कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर के आधुनिक दृष्टिकोण जो है इन वैज्ञानिक और अनुभव आधारित पद्धतियों के प्रयोग पर बल देता है। तो अब तक जो हमने देखा है उसके आधार पर अब हम आधुनिक राजनीति विज्ञान की कुछ विशेषताएं बता सकते हैं। आधुनिक दृष्टिकोण किन बातों पर बल देता है, उसकी क्या विशेषताएं, उनको हम संक्षेप में देख सकते हैं। सबसे पहली बात और सबसे इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि वो मानव व्यवहार के अध्ययन पर बल देता है। ठीक है, मानव व्यवहार को अध्ययन का आधार बनाता है। संस्थाओं के अध्ययन करने से काम नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि मानव व्यवहार का अध्ययन करिए, क्योंकि राजनीति जो है वो मानव व्यवहार पर आधारित होती है। दूसरी बात वैज्ञानिकता। ये वैज्ञानिक तरीकों से अध्ययन करने पर बल देते हैं और राजनीति विज्ञान को एक विज्ञान बनाना चाहते हैं, वास्तव में विज्ञान बनाना चाहते हैं। अब तक तो नाम मात्र का विज्ञान था, ये वास्तविक विज्ञान बनाने पर बल देते हैं। राजनीति का एक वैज्ञानिक सिद्धांत बनाना चाहते हैं। तीसरा मूल्य मुक्त अध्ययन। मूल्य किसको कहते हैं, मैंने पहले भी बताया था। हमारी धारणाएं, हमारी मान्यताएं, हमारे विश्वास, हमारे आदर्श, वो हमारे मूल्य हैं। आधुनिक दृष्टिकोण जो है इस बात पर बल देता है कि हमारा अध्ययन इन मूल्यों के प्रभाव से मुक्त रहना चाहिए। हमारे अध्ययन पर इन मूल्यों का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। हमारे निष्कर्षों पर अपनी मान्यताओं का, अपनी धारणाओं का विश्वास प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। उदाहरण के लिए, हम चाहे किसी भी पार्टी का समर्थन करते हों, लेकिन जब हम मतदान व्यवहार का अध्ययन करें तो हमें निष्पक्ष होकर के अध्ययन करना चाहिए। अपनी मान्यताओं को हावी नहीं होने देना चाहिए। चौथी विशेषता अंतः अनुशासनात्मकता। इसकी चर्चा अभी मैंने पिछली स्लाइड में की थी। अर्थात अन्य समाज विज्ञानों की सहायता से राजनीति विज्ञान का अध्ययन। नेक्स्ट, नई शब्दावली एवं अवधारणाएं। आधुनिक दृष्टिकोण ने राजनीति विज्ञान में नई शब्दावली को जन्म दिया, नई संकल्पनाओं और अवधारणाओं को जन्म दिया। नए नए शब्द आए, जैसे व्यवस्था, इसी तरह से मांगे, समर्थन और
क्या कहते हैं, अंतःक्रियाएं, इसी तरह से संरचनात्मक प्रकार्यवाद, इस प्रकार के कई सारे शब्द नए नए निकल करके आए और नए नए विचार सामने आए। नेक्स्ट, शोध एवं सिद्धांत के बीच घनिष्ठ संबंध, रिसर्च और थियरी के बीच में संबंध की बात करता है। इनका कहना था कि भाई कोई भी रिसर्च हो तो वो किसी सिद्धांत पर आधारित होनी चाहिए, कोई भी शोध हो तो वो किसी न किसी सिद्धांत पर आधारित होनी चाहिए, और इसी तरह से कोई भी सिद्धांत बने तो वो शोध पर आधारित होना चाहिए। दोनों एक दूसरे के साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित होने चाहिए। नेक्स्ट, यथार्थवादी व्यवहार परक अध्ययन, यथार्थवादी तथ्यात्मक अध्ययन की बात करते हैं ये, और व्यवहार पर आधारित, मानव व्यवहार पर आधारित अध्ययन पर। नेक्स्ट, अध्ययन क्षेत्र की व्यापकता। आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान का क्षेत्र बहुत व्यापक है। पहले जैसे हमने चर्चा की थी कि अब हम गैर पश्चिमी सभ्यताओं का भी अध्ययन करने को तैयार हैं, गैर लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन करने को भी तैयार हैं, गैर राजनीतिक तत्वों का अध्ययन भी करते हैं हम। तो इस प्रकार से राजनीति विज्ञान का क्षेत्र जो है बहुत व्यापक हो गया है। नेक्स्ट स्लाइड जो है, अब एक ये भी सारांश है, हम सब पढ़ चुके हैं, आप समझ चुके हैं, इसको एक संक्षेप में बिंदुवार बताने के लिए मैंने एक स्लाइड तैयार की है आपके लिए। ये समझ लें आप कि किस प्रकार से दोनों के बीच अंतर क्या है। परंपरागत दृष्टिकोण में और आधुनिक दृष्टिकोण में अंतर क्या है, ये जो अब तक हमने चर्चा की है सारे लेक्चर्स में, उनका सारांश यहाँ पर है। अगर अब तक आप ठीक से समझ गए हैं तो ये बातें आप अपने आप समझ जाएंगे। फिर भी मैं संक्षेप में बता देता हूँ। पहला, राज्य का विज्ञान बनाम राजनीति का विज्ञान। परंपरागत दृष्टिकोण राज्य के विज्ञान के रूप में जाना जाता है, हमने पढ़ा भी था, इसको राज्य का विज्ञान कहा जाता था, साइंस ऑफ द स्टेट। और आधुनिक दृष्टिकोण साइंस ऑफ पॉलिटिक्स की बात करता है, राजनीति का विज्ञान बनाने की बात करता है। यानी कहने का मतलब, हम तब संस्थाओं का अध्ययन कर रहे थे, अब हम प्रक्रियाओं का अध्ययन कर रहे हैं। ये दूसरी विशेषता हो गई। पहली विशेषता से ही दूसरी विशेषता निकल करके आती, दोनों अंतर, विशेषता नहीं बल्कि अंतर निकल करके आता है। पहले हम संस्थाओं का अध्ययन कर रहे थे, संगठनों का अध्ययन कर रहे थे, अब संगठनों के अंदर चलने वाली प्रक्रियाओं का अध्ययन कर रहे हैं। तीसरा, औपचारिकताओं के स्थान पर वास्तविकताओं के अध्ययन पर बल। पहले हम औपचारिकताओं का अध्ययन कर रहे थे, संसद की क्या शक्तियां हैं उनकी बात कर रहे थे, संसद कैसे काम करती है इसकी बात नहीं कर रहे थे, वास्तविकता की बात नहीं कर रहे थे, संसद की वास्तव में क्या शक्ति रह गई आज इसकी बात नहीं करते, प्रधानमंत्री की क्या शक्तियां होती हैं ये तो हम पढ़ रहे थे। लेकिन क्या हर प्रधानमंत्री इन शक्तियों का प्रयोग कर पाता है? यदि कर पाता है, नहीं कर पाता है तो क्यों नहीं कर पाता है? क्या भारत के अगर प्रधानमंत्रियों की बात करें तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी, ये कुछ बड़े, मतलब कहते हैं कि प्रभावशाली प्रधानमंत्रियों के रूप में जाने जाते हैं। मनमोहन सिंह भी हम कह सकते हैं कुछ हद तक, ये बड़े प्रभावशाली व्यक्तित्व थे भारतीय राजनीति। क्या बाकी को भी इन्हीं से तुलना कर सकते हैं? मोरारजी देसाई हालांकि प्रभावी थे लेकिन वो राजनीतिक परिस्थितियों के कारण नहीं कर पाए कुछ ज़्यादा। विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, देवेगौड़ा, क्या ये सब एक ही श्रेणी में रख सकते हैं हम इनको? नहीं। नेक्स्ट अंतर जो है वो मैंने लिखा पर्यावरण के अध्ययन पर बल, लेकिन आप इसको थोड़ा सा विस्तार करें कि परंपरागत दृष्टिकोण जो है केवल राजनीति का अध्ययन की बात करता था, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण राजनीति का अध्ययन करने के लिए उसके पर्यावरण के अध्ययन की बात भी करता है, उसके आसपास यानी समाज, अर्थव्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था आदि का अध्ययन भी करना जरूरी है राजनीति को समझने के लिए।
इसी को हम पांचवा बिंदु अंतःशासनात्मक अध्ययन, आप इसको पांचवें को छोड़ दीजिए, इसको रहने, इसकी जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि चौथे में ही वो बात आ गई है। नेक्स्ट, अध्ययन क्षेत्र की दृष्टि से परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान का क्षेत्र सीमित था, संकीर्ण था। आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार इसका क्षेत्र व्यापक है। हमने बहुत सारी नई नई चीज़ों को इसमें शामिल कर लिया, जिसकी चर्चा हमने कर चुके हैं। नेक्स्ट, राजनीति विज्ञान की प्रकृति पहले दार्शनिक थी, अब वैज्ञानिक हो गई है। फिर अध्ययन पद्धतियों की दृष्टि से हम चर्चा कर चुके हैं। पहले हम ऐतिहासिक, दार्शनिक, संस्थात्मक और कानूनी पद्धतियों से अध्ययन कर रहे थे। अब हम वैज्ञानिक पद्धतियों से, अंतःशासनात्मक अध्ययन पद्धति से अध्ययन कर रहे हैं। नेक्स्ट, मूल्य बनाम तथ्य। पहले हम मूल्यों को ज़्यादा महत्व दे रहे थे, अब हम तथ्यों को महत्व दे रहे हैं, फैक्ट्स की बात कर रहे हैं। और अगली अंतिम बात, उद्देश्य का अंतर। परंपरागत दृष्टिकोण वर्णन की बात कर रहा था केवल, आधुनिक दृष्टिकोण व्याख्या करने की बात करता है, भविष्यवाणी करने की बात करता है। तो ये भी एक बड़ा अंतर है परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत। तो इस प्रकार से ये पहला बिंदु जो आपके सिलेबस का है वो आज हमने पूर्ण किया। एक बड़ा टॉपिक था, कई सारे पार्ट्स में हमको इसको बांटना पड़ा। उम्मीद है आप लोग इस विषय को समझ पाए होंगे। फिर भी अगर कोई कठिनाई हो तो आप मुझे से संपर्क कर सकते हैं। अपने कमेंट्स के माध्यम से आप मुझे बता सकते हैं अपनी कठिनाइयाँ, मैं उनका समाधान करूँगा। धन्यवाद।